नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं, बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है यानी कि अर्थशास्त्र, तो आपको दो पेपर देने होते हैं। पहले पेपर का आपका नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना होता है बीए के 6 सेमेस्टर के पहले पेपर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी के साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे इस वीडियो को लेकर के, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके लिए लेक्चर आना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर ही चीजें सप्लाई की जाती हैं, चीजें आप तक पहुंचाई जाती हैं। आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो बीए 6 सेमेस्टर 2025, 2026, 27 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, खास करके सभी विश्वविद्यालयों के लिए जिनकी परीक्षा लिखित होती है। ठीक है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज। ठीक है, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, बलिया विश्वविद्यालय आपका हो ही गया। इसके अलावा आपका जो भी परीक्षा लिखित करवाते हैं उन सभी के लिए यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा से डीडीयू हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, एमजीपीआरयू बरेली हो गया, मासा कुंभरी हो गया, सहारनपुर, अलीगढ़ जो एक प्रकार से विश्वविद्यालय है, क्या नाम है उसका, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय सीएसजेएमयू। ठीक है, इन सभी में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती, तो इन सभी के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो सारे विश्वविद्यालय अधिकतर चीजें लिखित करवाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, दोनों के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला होगी ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में होगी। उसी में बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी है और वह परीक्षा जो है एनईपी के अकॉर्डिंग करवाते हैं, यानी कि सेमेस्टर टाइप की परीक्षा होती है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए। हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में बताएं कुछ। देखिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसी के बारे में प्रश्न पूछेगा, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। पहली पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति की, विशेष औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र कृषि पर आधारित है, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख मंडियों के निकट विकसित किए जाएंगे। ठीक है, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र होंगे कहां पर बनाए जाएंगे, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के को प्रोत्साहन देने के लिए जो मंडी होंगे, मंडियों के निकट जो होंगे, वो एक प्रकार से विशेष औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। दूसरी बात इसमें नीति क्या बताएगी, टास्क फोर्स, यानी संपूर्ण कर व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा, यानी जो टैक्स वगैरह दिया जाता है उसको सरल बनाया जाएगा। इसके लिए एक प्रकार से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, यानी कि टास्क फोर्स का गठन भी एक नीति में शामिल है, औद्योगिक नीति उत्तर प्रदेश की। तीसरी औद्योगिक नीति जो है वो है उद्यमिता का विकास, उद्यमिता ताकि जो है और रोजगार बढ़े, उद्यम बढ़े। ठीक है, पहली बात, प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों में उद्यमिता का विकास किया जाएगा। दूसरी बात, एक मेज पर एक छत के नीचे, सिंगल टेबल अंडर वन रूफ योजना के अंतर्गत एक स्थान पर ही उद्यमियों को समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृतियां, ये सब दिए जाएंगे। ठीक है, उन सभी की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से उद्यमियों को विभिन्न विभागों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि भाई फलाने ऑफिस जाना है, वहां स्वीकृति लेना है, फिर उस ऑफिस में जाना है। अधिकतर देशों में या भारत में भी पहले बहुत होता था, अगर कोई विदेशी कंपनी आती थी उसको कम से कम 10 से 12 विभागों में जाकर के सिग्नेचर करवाना पड़ता, ये बनवा वो बनवा, दुनिया भर का करना पड़ता टीम टाम। अब क्या है, अब टीम टाम ज्यादा नहीं करना, एक ही
एक प्रकार से विभाग में आपको जाना है, वहीं पर सारा काम आपका हो जाएगा, सारे जो सिस्टम होंगे सब वहीं पर फिक्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो अब एक ही स्थान पर उन्हें समस्त स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएंगी। इसमें विशेष व्यवस्था यह है कि यदि कार्यकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत स्वीकृतियां नहीं प्रदान की जाती हैं तो स्वीकृतियां स्वयं मिली हुई मान ली जाती हैं। यानी कि अगर निर्धारित विभाग जो है निर्धारित समय के अंतर्गत स्वीकृति नहीं देता किसी व्यापारी को, किसी उद्यमी को, तो वो एक प्रकार से ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। ये बात ध्यान रखिए। तीसरी बात, कतिपय विशिष्ट चयनित श्रेणी उद्यमियों को ग्रीन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो कुछ विशिष्ट उद्यमी है जो बड़े स्तर के हैं उनको ग्रीन कार्ड की सुविधा मिलेगी ताकि शासकीय कार्यों में उन्हें प्राथमिकता मिल सके। कोई भी काम अगर हो तो उसको उसमें प्राथमिकता दी जाए ग्रीन कार्ड वाले धारकों को। अगला क्वेश्चन आपके मतलब अगला जो पॉइंट आपका है जो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक नीति है उसमें क्या शामिल है, उच्च स्तर पर उद्योगों से संबंधित सभी विभागों में बेहतर तालमेल और सामंजस्य के लिए प्रदेश में पहली बार औद्योगिक विकास आयुक्त का एक नया पद जो है बनाया गया, सृजित किया गया। इस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा वो क्या करेगा, वो तमाम विभाग जो है उन पर क्या करेगा, उच्च स्तर के हैं उनमें तालमेल सामंजस्य बैठाने का काम करेगा। पांचवा जो नीति के अंतर्गत शामिल है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति में वो है इंस्पेक्टर राज्य की समाप्ति हेतु अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बिना जिलाधिकारी की पूर्ण अनुमति के कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यानी कि जिलाधिकारी ने जज या एक प्रकार मतलब जज बोल रहा हूं जैसे डीएम वगैरह का होना जरूरी होगा। छठी बात है कि आर्थिक पैकेज रुग्णता को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत रुग्ण इकाइयों का चिन्हांकन करके उन्हें औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी और उनके पुनर्वास हेतु आर्थिक पैकेज तैयार किया जाएगा ताकि जो एक प्रकार से चीजें अच्छी हो सके। तो इस तरीके से ये आर्थिक नीति है, कई प्रकार की नीति, इनमें से कुछ भी आपको ध्यान में रहेगा आप लिख दीजिएगा, आराम से आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, आपको बस वीडियो को देख लेना है। जो बातें मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, जो बोर्ड पर लिखी हुई चीजें उन बस उनको आपको बस देखते जाना है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यही सब चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी, प्रश्न अगर इससे रिलेटेड आएगा तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। दूसरा प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए, सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किए गए क्या उपाय हैं उनके बारे में बताया, स्पष्ट करें। यानी कि सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए क्या किया गया है। देखिए, सरकार के द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए कई उपाय किए गए और खास करके किस प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। पहली बात है कि प्रदेश में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की गई। किसकी? उत्तर प्रदेश कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की गई ताकि नए उद्यमी जो है यहाँ पर आए और उद्योग स्थापित करें। दूसरी बात है, राज्य में एक मतलब कि अवस्थापन कोष स्थापित किया गया है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए किया जा रहा है। ठीक है। तीसरी बात सरकार के द्वारा जो की गई है उत्तर प्रदेश में, वो क्या की गई है? तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी, निर्यात माने जो बेचने वाले उद्योग है, यानी कि हम यहाँ पर माल तैयार करें और यहाँ से विदेशों को बेचें या दूसरे राज्यों में बेचें, तो निर्यातोन्मुखी उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई निर्यात नीति की मुख्य विशेषताएं भी बनाई गई, जैसे कि निर्यातोन्मुखी स्थानों का चयन करके वहां उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दूसरी बात, वाराणसी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, रामपुर, बबराला में निर्यात संवर्धन पार्क तैयार किया जाएगा जहां ऐसे माल इकट्ठा हो जो कि एक प्रकार से बेचे जा सके। ठीक है, निर्यात माने बेचना, आयात माने खरीदना, यानी कि आयातित वस्तुओं का निर्माण नहीं बल्कि निर्यातित वस्तुओं का जो हम हमारे यहाँ से बिक सके ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार की योजनाएं लागू करना, यानी जो कंपनी या जो उद्यमी अच्छा काम करेंगे, अच्छा निर्यात करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट यूज करेंगे, बनाएंगे और ज्यादा बेचेंगे विदेशों को या फिर अलग अलग राज्यों में, उनको प्रोत्साहन या उनको पुरस्कार दिया जाएगा। चौथी बात, निर्यात संवर्धन योजनाओं पर जो है फैसले करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड का एक गठन किया गया। बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या करेगा? निर्यात कैसे करना है, क्यों करना है, किससे करना है, पूरा नियम कायदा जो होगा यही बोर्ड ऑफ ट्रेड डिसाइड करेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सब चीजें बनाई गई। चौथी बात, प्रदेश के सफल और उत्कृष्ट उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए प्रादेशिक पुरस्कार योजना वर्ष 1987 से 88 से आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 25 इकाइयों को पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की राशि जो रखी गई है वो 20,000 रुपए रखी गई है। यानी कि अगर कोई उद्यमी अच्छा काम करता है या बहुत अच्छा एक प्रकार निर्यातित वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको बेचता है, उसको 20,000 की धनराशि भी दी जा सकती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रदेश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव दीजिए। पूंजी निर्माण यानी कैपिटल को एक प्रकार से बनाने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं आप प्रदेश में या उत्तर प्रदेश को लेकर के? देखिए उत्तर लिखेंगे, प्रदेश में पूंजी की अत्यधिक कमी है। उत्तर प्रदेश में पूंजी ज्यादा नहीं है क्योंकि बाहरी ही चीजें यहाँ पर आकर के बची हुई हैं। आप देखिए दिल्ली से ज्यादा नोएडा अच्छा लगने लगा है। दिल्ली बगल में, लेकिन दिल्ली में लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। लोग दिल्ली वाले नोएडा गाजियाबाद आकर के रह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में वो चीजें नहीं रही जो पहले रहती थी। आजकल नोएडा, ग्रेटर नोएडा आप देख कितना जबरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो प्रदेश में पूंजी की अत्यधिक कमी है जिसकी वजह से प्रदेश निर्धनता के कुचक्र में फंसा हुआ है। प्रदेश चाह करके भी आर्थिक विकास तीव्र गति से नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा तीव्र गति से उत्तर प्रदेश ने प्रगति करी है। प्रदेश में पूंजी निर्माण की मात्रा को बढ़ाने के लिए कई सारे सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे कि पहला सुझाव है रोजगार सृजन, यानी कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी लोग रोजगार में लिप्त हों। गरीबी उन्मूलन, चूंकि रोजगार अगर हो जाएगा तो गरीबी धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जो कार्यक्रम चल रहे हैं गरीबी उन्मूलन के या फिर रोजगार को लेकर के, उनका प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ताकि गरीबों की जो अर्जन शक्ति है उसमें वृद्धि हो सके, वो अच्छे कमा सके और अच्छा जीवन शैली बना सके। दूसरी बात, बैंकिंग सुविधाओं का पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार किया जाता है कि बैंकों से लोग कर्जे ले। लोग एक प्रकार से पूंजीपतियों से कर्जे ले लेते हैं, गांव में साहूकारों से कर्जे ले लेते हैं। वो 10% मंथली या 5% मंथली पर उनको जो है दे देते हैं, और वही एक प्रकार से वो मूलधन से ज्यादा तो उनका सूद और ब्याज बन जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वो बेचारे गरीबी के कुछ चक्कर से निकल नहीं पाते। ऐसे गांव वगैरह के क्षेत्रों में जहां पर बैंक सुविधा नहीं, वहां पर बैंक बढ़िया बढ़िया जो है चालू किया जाए ताकि वो कम ब्याज पर अधिक से अधिक धनराशि लोगों को प्राप्त करे, ताकि उनको पूंजी मिल सके और कोई स्टार्टअप या कोई भी योजना या फिर कोई भी प्लान वो करके अच्छे से कोई धंधा वगैरह खोल सके। ठीक है। विविध योजनाओं के द्वारा संभावित बचतों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और उपयुक्त ब्याज दर की नीति को अपनाया जाना चाहिए। यानी उनके पैसे को दुगुना तिगुना, आप देखते हैं LIC और तमाम प्रकार के जो FD, म्यूचुअल फंड, तमाम प्रकार की जो भी चीजें हैं आजकल हो रही है, क्यों चलाई गई हैं? इससे क्या होगा कि भाई अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए है तो आप उसको 1-2 साल रख करके आप जो है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस समय FD पे 7.34% जो है FD देता है आपका। अगर आप फिक्स कर देते तो एक साल में आपको ऐसे 1 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक है, एक साल 1 लाख रुपए जमा कर दो, 7,500 रुपए लगभग में आपका मिल जाता है 1 वर्ष के उपरांत। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ऐसी चीज तमाम योजनाएं बना करके दी जाती हैं। तीसरी बात, भविष्य निधि एवं जीवन बीमा भी गृहस्थों की बचत से में शुद्ध वृद्धि होती है। इसके लिए अधिक से अधिक गृहस्थों का भविष्य निधि और जीवन बीमा निगम की सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। आप देखते हैं LIC वगैरह है कि भाई करते बीमा तमाम सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आते, तो LIC भाई तो बड़ा स्तर का हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आए थे जो भाग गए लोगों का पैसा खा करके। तो ये चीजें सरकार को इस पर कठिन से कठिन कानून बनाना चाहिए। कृषि आय पर कर लगाना चाहिए। इसके अलावा अन्य उत्पादक खर्चों को कठोरता से कम किया जाना चाहिए। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजें करके हम जो है पूंजी निर्माण कर सकते हैं अपने प्रदेश में। आगे देखेंगे अगला लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है बाबू, प्रश्न है प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। देखिए प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के कई सुझाव हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है कई देशों की जनसंख्या से बहुत भारी है, ज्यादा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से प्रदेश आज भी बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। इसे दूर करने के विभिन्न उपायों का अध्ययन इस निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत हम जान सकते हैं, कर सकते हैं। पहली बात तो है सामान्य उपाय, दूसरा है ग्रामीण बेरोजगारी व गरीबी दूर करने के विशिष्ट उपाय, और तीसरा आपका होता है शहरी बेरोजगारी व गरीबी दूर करने के विशिष्ट उपाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के 4 प्रावधान क्या हैं? आइए इसके द्वारा इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो चलाया गया है इसके बारे में बताते हैं। सरकार के द्वारा ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन मैंने गरीबी खत्म करने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे पहली बात है अनुसूचित जाति, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, उनके हेतु पेयजल योजना प्रदेश में, पेयजल मतलब कि पीने के पानी की व्यवस्था 1971-72 में चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1998 से 1999 में
राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 21,587 हैंडपंपों के निर्माण का लक्ष्य और पर्वतीय क्षेत्रों में 380 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। आप देखते हैं मैदानी भागों में जो नलका लगता है सरकारी वाला, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, नलका समझते हैं, नल समझते हैं, हैंडपंप जो होता है सरकारी वाला, इस पे ऐसे मतलब कि 100 150 200 फुट पे बोरिंग होती है और उसके बाद में हमारे जो है हमारे घर पे लगा हुआ है ये हैंडपंप। ये जो है एक प्रकार से क्षेत्रों में किया गया है। दूसरी बात है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेश में स्वरोजगार योजना के रूप में 2 अक्टूबर 1980 से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा और लगभग वे मान के चलें कि 11,000 वार्षिक पारिवारिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु और सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकार एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना रहा है। 1 अप्रैल 1999 से इस कार्यक्रम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया और इस तरीके से ये योजना जो है इसमें मिलकर के अब ये योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से अब जानी जाने लगी है। ठीक है, उसी में चूंकि मिल गई है। अगला पॉइंट ये कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1981-82 से प्रदेश के सभी विकास खंडों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर पारंपरिक ऊर्जा की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हो रही है जो कि क्या करती हैं, जो कि क्या करती हैं उत्तर प्रदेश में जो है गरीबी के निर्माण के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे गरीबी को खत्म किया जा सका है या गरीबी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। खत्म किया नहीं जा सका, बहुत सारे गरीब आज भी विद्यमान है। ठीक है, बहुत बहुत गरीबी आज भारत में, गरीबी की दशा अगर आप देखें तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र में गरीबी बहुत ज्यादा है। भारत में एक्चुअली में क्या है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, कोई सही तरीके नियम कायदा इतना अच्छा नहीं आता है जो कि एक प्रकार से गरीबों के लिए कुछ किया जा सके। हालांकि अब धीरे धीरे करके सुटेबल चीजें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है तो बट लेकिन उसको सही तरीके से अगर कोई कानून जो सरकार लागू करवाती है वो धरातल तक पहुंच जाए, यानी जहां जिसके लिए लागू करती है उन तक सही तरीके से पहुंच जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 छात्रों को शुरू से ही उद्यमिता के सिद्धांतों को सीखने के लिए, ताकि शुरू से ही छात्र जीवन में ही उनको उद्यमियों के कुछ गुण बता दिए जाए ताकि वो एक प्रकार से स्टार्टअप वगैरह कर सके या कोई भी धंधा वगैरह खोलने के लिए या फिर बिजनेस की बुद्धि उनको दी जा सके। राज्य सरकार स्कूलों में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है। यह पहल छात्रों के सीखने के स्तर को बढ़ाने के अलावा भविष्य के उद्यमियों के निर्माण में मदद करेगी, ताकि जो है जब बच्चे शुरुआत से किसी भी व्यवसाय के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे तो वो आगे चल करके उस व्यवसाय में अच्छे तरीके से चीजों को कर सकते हैं, स्टार्टअप वगैरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न उत्तर प्रदेश आईटी एवं स्टार्टअप नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर प्रदेश आईटी और स्टार्टअप नीति क्या है? देखिए हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उत्तर प्रदेश आईटी और स्टार्टअप नीति का उद्देश्य या एम क्या है? प्रगति के एक महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में जो नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, उसकी क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को बनाना, व्यवसाय निर्माण करना, विकास और समग्र वित्तीय विकास का लाभ उठाना। राज्य सरकार ने एक सक्षम नीति ढांचा बना करके इन नीतियों को जमीन स्तर पर उतारने के लिए सक्रिय कार्रवाई करके थोड़ा बदलाव लाया है। उत्तर प्रदेश की जुड़वा शहर खास करके जैसे मान लेते हैं 2 शहर, एक नोएडा एक ग्रेटर नोएडा, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित हुए हैं। और आज देखेंगे दिल्ली से ज्यादा या एक प्रकार से और किसी राज्य में इतना जबरदस्त चीजें जो जितना उत्तर प्रदेश के नोएडा और नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो एक प्रकार से फैसिलिटीज आज विद्यमान हो गई हैं वो शायद इतना जल्दी कहीं पर डेवलप हुई होंगी। ठीक है, दिल्ली लोग छोड़ कर नोएडा में आकर के बस रहे हैं। अब आप सोचो, राजधानी, देश की राजधानी में लोग एक प्रकार से उतना जो है जबरदस्त तरीके से नहीं उनका जो है अच्छा लगता है जितना नोएडा में लगने लगा है। उत्तर प्रदेश ने काफी हद तक बहुत आगे चीजें खींची हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? ये प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक जनपद के हस्तकला, हस्तशिल्प एवं विशिष्ट हुनर को सुरक्षित और विकसित किया जाए ताकि उस जनपद में रोजगार सृजन हो और अधिक समृद्धि का लक्ष्य हासिल हो सके। यह तभी हो सकता है बाबू जब जनपद के विशिष्ट उत्पाद के लिए कच्चा माल, डिजाइन, प्रशिक्षण, तकनीकी और बाजार उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है, तो ये एक प्रकार से यही है एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है, मतलब हर एक जनपद के लिए कुछ विशिष्ट हुनर हो ताकि वो उसके लिए फेमस हो, उसके लिए जाना जाए।
अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना को दो लाभ बताइए। पहला लाभ ये कि उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 2023 के तहत यानी 2023 में आई थी, उसके तहत लगभग 25 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और राज्य का सफल घरेलू उत्पाद यानी जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें 2% बढ़ाएगा ये देश के जीडीपी का। इस योजना का लाभ छोटे स्थानीय कारोबारियों, शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा, यानी जो छोटे स्तर के जो एक प्रकार से उत्पाद या जो कर्मचारी हैं, मतलब कि जो कारोबारी है और शिल्पी हैं, बुनकर हैं, जो उद्यमी है, जो यानी उनके लिए एक प्रकार से ये योजना काम कर रही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है अथवा एक विकासशील अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आर्थिक विशेषता है, इसको समझते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है भारत में, यानी कि प्रति व्यक्ति निम्न का स्तर मतलब कि यहाँ पर जो है अगर देखेंगे प्रति व्यक्ति जो आय है बहुत कम है, यानी कि इसकी गिरावट प्रति कैपिटा इनकम जो है बहुत ज्यादा नहीं है भारत में। इस वजह से भारत में क्या है, भारत आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से क्या है, इसकी विकासशील अर्थव्यवस्था आज भी है, यानी हम विकसित नहीं हुए, अभी विकास कर रहे हैं। कृषि की प्रधानता, जो अधिकतर जो भारत के लोग हैं वो कृषि कार्य में ही संलग्न है। कृषि कार्य में क्या होता है, एक होती है संलग्न बेरोजगारी, मतलब एक होता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं 4 भाई हो आप और 10 बीघे खेत है, उसी 10 बीघे खेत में एक व्यक्ति भी खेती कर सकता है, लेकिन उसी में एक प्रकार से चारों भाई 10 बीघे खेती में एक प्रकार से काम कर रहे हैं, तो वो चीजें होती प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब कि एक लोग का काम जो 10-12 लोग मिल करके करते हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी वो उसमें जुड़े रहते हैं, उनका वही होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि में क्या होता है कि कुछ लोग बेरोजगार है, कुछ लोग काम करते हैं, बस खाने पीने लायक होता है, उसमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। तीसरी बात पूंजी का अभाव है, यानी पूंजी की कमी है। पूंजी नहीं इस वजह से नहीं तो कोई धंधा वंधा खोले, पूंजी हो जाए तो धंधा खोल ले, उद्योग कोई उद्योग कर ले। आधारभूत सुविधा का अभाव है, यानी सुविधाएं भी उतना नहीं मिल पाती है गांव वगैरह में। अल्प शोषित प्राकृतिक साधन है, मतलब कि जो प्राकृतिक साधन है उनको एक प्रकार से या तो शोधा नहीं जा सका है, या फिर उनके एक प्रकार से रिसर्च नहीं हो पाई है, या फिर उनका एक प्रकार से खनन नहीं हो पाया है। बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी फैली हुई है। औद्योगिक पिछड़ापन है भारत में। निर्यातों पर निर्भरता है, ठीक है। बाजार की अपूर्णताएं हैं। निर्धनता के दूषित चक्र, ठीक है। आर्थिक विषमता है, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, किसी के पास बहुत कम है। वाणिज्यीकरण का निम्न स्तर है और सीमित मौद्रिक अर्थव्यवस्था है। ये सब आर्थिक विशेषताएं हैं किसकी, भारतीय अर्थव्यवस्था की। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी विकसित नहीं बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। जनसंख्यात्मक कारक क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के, देखिए जनसंख्या संबंधी विशेषताएं। जन अधिक यानी जनता खूब दबुआ है, मतलब कि आप देखते हैं कि एक एक व्यक्ति के 3-3 4-4 लड़के हैं, 5-5 लड़के, 10-10 लड़के तक हुए हैं। तो जन अधिक यानी जनता बहुत ज्यादा है भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में भारत हो चुका है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही, लगातार एक प्रकार से जनसंख्या बढ़ ही रही है। निम्न जीवन प्रत्याशा है, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या का कम अनुपात है, यानी जो काम करने वाली जनसंख्या वो ज्यादा नहीं है, बेरोजगार वाली जनसंख्या ज्यादा होने लगी है। जनसंख्या का अधिक घनत्व है, यानी जनसंख्या बहुत घनी है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रधानता है, गांव में लोग ज्यादा रहते हैं, शहरों में लोग कम रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा, तो जब वहां पर कृषि ज्यादा होती है तो इस वजह से कृषि में केवल जीवन निर्वाह कृषि हो सकती है। अगला सामाजिक विशेषता, देखिए अल्प विकसित मानव पूंजी है और सामाजिक कुरीतियां भी भारतीय समाज में आपको मिलेगी। इसके अलावा तकनीकी विशेषताएं तमाम सारी, राजनीतिक विशेषताएं और अन्य तमाम विशेषताएं आपको मिलेंगी भारत में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करने के लिए उपायों की विशेषताएं बताइए। अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, अल्प विकसित देश जिसका विकास अभी नहीं हुआ है, ठीक है, या बहुत कम हुआ है, ऐसे देशों में अर्ध विकसित बोलो, अल्प विकसित बोलो, या फिर आप जो है विकासशील देश बोल सकते हैं। तो ऐसे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई मतलब उपायों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है घरेलू उपाय और एक होता है अंतरराष्ट्रीय उपाय। तो पहले हेडिंग डालेंगे घरेलू उपाय। क्या होता है घरेलू उपाय, देखिए पहला, आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए, अर्थात देश में परिवहन यानी कि यातायात के जो साधन है वो, संचार, फोन वगैरह जो है सब कुछ, शक्ति, सिंचाई, आवास सुविधाओं का विकास किया जाए। दूसरी बात है घरेलू उपाय में क्या करें, देश में साहसिक योग्यता अर्थात उद्यमशीलता का विकास किया जाए। तीसरी बात है पर्याप्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाए, शोध संस्थान स्थापित किए जाए ताकि रिसर्च वगैरह हर एक क्षेत्र में होती रहे। श्रम संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए, कोई समस्या अगर श्रम को लेकर के हो उसको तुरंत खत्म करें।
इसके अलावा पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करे, बढ़ोतरी करे, प्राकृतिक साधनों का विशाल और स्तर पर क्या करें, सर्वेक्षण करें, खोज करें, कच्चे माल की किस्म में सुधार करें ताकि कच्चे माल से अच्छा माल अच्छे तरीके से अच्छे प्रोडक्ट मिलते रहे। इसके अलावा देश में तकनीकी विकास को बल प्रदान किया जाए, उत्पादन की नई रीतियों को अपनाया जाए तथा उद्योगों में विकेंद्रीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रमापीकरण, मशीनीकरण तथा विशिष्टीकरण जैसी आधुनिक नीतियों को अपनाया जाए ताकि औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इसके अलावा सरकार की प्रशुल्क नीति, मौद्रिक नीति, तटकर नीति, विदेशी व्यापार संबंधी नीति, आर्थिक और औद्योगिक नीति को समुचित ढंग से तैयार किया जाए तथा उनमें उचित समन्वय स्थापित किया जाए। ठीक है, तो ये तो घरेलू उपाय हो गए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के, जाल पे विकसित को विकसित बनाने के। और दूसरा उपाय है अंतर्राष्ट्रीय उपाय। अंतर्राष्ट्रीय उपाय भी कई सारे हैं, जैसे कि चूंकि अल्प विकसित देशों में पूंजी का अभाव यानी कि पूंजी की कमी होती है, विदेशी पूंजी विदेशी पूंजी और सहकार्य को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि विदेशी लोग यहाँ पर आए और उद्यम करें, ताकि यहाँ के लोग भी उसमें नौकरी करके थोड़ा अपना जीवन यापन कर सके। यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी पूंजी का आयात करते समय राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा ना हो, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रीय हित आप अलग रख करके केवल विदेशियों से कंपनियां खुलवा लें, ऐसा नहीं है। देश सर्वोपरि है, बाकी उसके बाद में सेकंड नंबर पर कुछ भी है। दूसरी बात है, पूंजी के साथ साथ विकसित तकनीक के आयात की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अधिक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। चौथी बात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत कुछ एक प्रकार से देश का फायदा होगा और भला भी होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, एक विकसित अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हो सकते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था, वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश विज्ञान और तकनीकी की सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करके विकास की उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने विज्ञान और तकनीकी के द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर लिया है, अच्छे तरीके से दोहन कर लिया है, उसका उपयोग कर लिया है और आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को चरम सीमा पर अपने पहुंचा दिए हैं। ऐसे देश विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और जर्मनी। ये सब देश जो है विकसित देश हैं, जिन्होंने अपने बुद्धि और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत आगे निकल चुके हैं। संक्षेप में विकसित देशों के जनजीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, विकसित देश उनको क्यों कहते हैं, इसके लिए आपको विशेषताओं को समझनी पड़ेगी कि आखिरकार वहां की जनता कैसे रहती है, उनके पास क्या क्या सुविधाएं और सुख उनके पास होते हैं। पहली बात, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हैं, यानी जितने भी उनके पास चाहे जल है, चाहे कोयला है, चाहे खनिज संपदा कोई है, उसका समुचित उपयोग करते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी रखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उससे और तमाम प्रोडक्ट बनाते भी हैं। संसार के विकसित देशों ने विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, उनका समुचित समुचित माने कि ठीक ठाक उचित प्रयोग किया है। इन देशों में खनिज पदार्थ आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा निकाले जाते हैं, जिन्हें विशाल कारखानों में पहले तो शुद्ध किया जाता है, फिर उसके बाद में उस पे उसको लेकर के और तमाम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से, समुचित दोहन से वहां का देश का एक प्रकार जो जीडीपी है या जो एक प्रकार से राष्ट्रीय आय है वो ज्यादा होती है। दूसरी बात, कृषि का यंत्रीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना यानी दक्षिणी अमेरिका, सोवियत रूस, कनाडा, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, ऐसे तमाम देशों में कृषि का पूर्ण रूप से यंत्रीकरण हो चुका है, यानी कृषि जो है मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि यंत्रों के द्वारा होती है। भारत में ही बैल से खेती होती है आज भी, लेकिन शहरों में आप देखते हैं विदेशों में सारी चीजें मशीन कर रही हैं, मनुष्य बहुत कम उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इन देशों में बड़े बड़े फार्मों पर बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से विस्तृत और सघन कृषि करी जाती है, घनी खेती और बहुत बड़ी बड़ी खेती करी जाती है, ताकि एक प्रकार से अपने यहाँ पर जो चीजें कम उत्पादित होती वहां पर बहुत ज्यादा निकलती हैं। आगे देखेंगे, उद्योग धंधों का विकास भी वहां पर है, इसीलिए उसको विकसित कहा जाता है। विकसित देशों में व्यापार और आधारभूत उद्योग धंधों जैसे कि लोहा, इस्पात, वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग, इन सभी का बहुत ज्यादा विकास हो चुका है, इस वजह से वो विकसित है। चौथी बात है पशुपालन, वहां क्या कैसा है, देखिए डेनमार्क, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, पशुओं को पालते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में भी अनेक वैज्ञानिक व आधुनिकतम नवीन पद्धतियों का प्रयोग करके पशुओं को पालते हैं। हमारे जैसे नहीं कि जैसे हमारे घर पे क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारे घर पे जो है 4 से 5 भैंस हैं,
दूध कितना, 1 से 1.5 लीटर दूध या 2 लीटर दूध बहुत अधिक दे दिया तो एक टाइम में 2 लीटर दूध दे दिया, 3 लीटर दे दिया बहुत अधिक हो गया, 3 बहुत हो गया। और सबको एक प्रकार 7-8 भैंस हैं, ठीक है। चाचा जी की तरफ हमारे बगल में वो भी 4-5 भैंस रखे, काम नहीं कर, मतलब वो करना कुछ नहीं और बाकी बिजनेस करते इधर उधर अपना, डेयरी उद्योग चलाते हैं और तमाम चीजें हैं, ठीक है। अब घर पे हमारे भी कोई नहीं रहता है, बस केवल भैंस रख लिए हैं। अब उसकी सेवा पाती सही से नहीं कर रहे हैं, अब जब सेवा नहीं करेंगे दूध कहाँ से निकलेगा। भैंस अगर वही भैंस जो आपके यहाँ पर 2 लीटर 3 लीटर दूध देती है, वही भैंस 17 से 18 लीटर दूध दोनों टाइम मिला करके अमेरिका या फिर बड़े बड़े देशों में निकालते हैं। और वहीं से तमाम ये सब दाना भूसी चोकर चन्ना जो चलता है, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, तमाम चीजें वो सब विदेशों से ही। आप देखते हैं कि ऐसे भारत में क्या है, भारत की देसी गाय कितना दूध देती है, 1 से 2 लीटर दूध देती है बस। और विदेशी गाय साहिवाल से लेकर के तमाम गाय से जैसे जो होती हैं जर्सी फिजिशियन, तमाम गाय आपने देखा होगा, वो सब कितनी 10 लीटर एक टाइम में दूध दूध बाल्टी दूध भर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की एक प्रकार से उन लोगों ने बनाई है, उन चीजों पर रिसर्च किया है। हमारे जैसे ऐसे नहीं कि भाई भैंस खोल दिया तालाब में चल रही अपना बैठ करके बढ़िया तमाकू बढ़ करके 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल, तब देखो सुरती का कमाल, ऐसी बिरहा नहीं गाते हैं बैठ करके तालाब के किनारे। वो लोग वहां के किसान भी बहुत पढ़े लिखे होते, किसान भी बुद्धि का प्रयोग करके खेती करते हैं। हमारे यहाँ पर बस क्या है, लिहन भैया बोर हम गेहूं लेके गए छिड़क दिहन काम खत्म, बोए दिहन जामत है कि नहीं जामत, तो तन को बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। बस क्या है, लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये खाद डाले लायक हो गया तब जाकर के डाल देंगे, ये हो गया वो हो गया। हम क्या करते हैं, वही होगा कि अब पछताए होत के जब चिड़िया चुन गई खेत, ठीक है। तो वही चीज है कि हम उतना ज्यादा एक प्रकार से एक्टिव नहीं रहते अपने काम में। हम बस किसी काम को काम चलाऊ कंपार्टमेंट टाइप का करते, काम चलाऊ टाइप का, ठीक है। कोई भी कार्य हुआ थे हुआ हो गई, ठीक है। हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान थोड़ी आएगा आपकी रक्षा करने या आपके खेतों की रक्षा करने, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में जरूरी है कि हमको जो भी काम करे उसमें अपना 100% बुद्धि बल सबका प्रयोग करके काम करे। ऐसा नहीं कि भैंसियों राख ली हो, डेरियो खोल ली हो, दुकानों चला ली हो, ठीक है, और पंडिताई कर ली हो, पढ़ाई भी हो जाए के, सब काम एक आदमी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे में जो भी काम करे 1 से 2 काम करे, उसमें अपना 100% दे, वही काम आपका बहुत आगे आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आप 10 काम करेंगे, एक कहा गया कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, ठीक है। यानी अगर एक को साधने में आप लग जाएंगे तो सारी चीज आपकी सिट हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर सभी को साधने में लग जाएंगे तो सब साधे सब जाए, यानी सब नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, दुग्ध व्यवसाय। डेनमार्क व हॉलैंड विश्व में दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखते हैं। इन देशों में बड़े पैमाने पर दुग्ध व्यवसाय विकसित है और गाय और भैंसों के दूध से अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे कि मक्खन, पनीर, दुग्ध चूर्ण, ये सब बनाई जाती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने अपने घर की स्थिति इसलिए बता दी क्योंकि इतना ज्यादा एक प्रकार से बेमतलब का रख लेते हैं। अब जब कभी कभी क्या होता है, अब रहने दीजिए, घर की स्थिति उतनी बताने लायक नहीं होती है। अगर किसी से आप बोल भी दो तो कहेंगे 2 अक्षर पढ़ ली नहीं तो बड़की विद्वान बना है। तो ऐसे में किसी को कुछ समझाने लायक भी नहीं होता। घर में बड़े बुजुर्गों के सामने अगर आप बोल दे रहे हैं, आप कितना भी सही बातें बोलेंगे तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कद छोटा है और आप उनके सामने जो चीजें आप बोल रहे हैं वो नहीं बोल सकते। वो कहेंगे तो वो रखे रहेंगे, उनको नहीं, वो कोई मतलब नहीं है उससे आप। तो ये चीजें होती, तो ऐसे में आप चुप रहना ही बेटर होता है कि भाई ठीक है रखे रहो, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास से क्या आशय है। आर्थिक विकास को परिभाषित करना अत्यंत जटिल काम होता है, कठिन काम है। इसका प्रमुख कारण यह है बेटा कि अर्थशास्त्रियों में आर्थिक विकास से मान के मानदंडों को प्रयोग करने में मतभेद रहा है। जैसे कि कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि साइमन कुजनेट्स, मायर व बाल्डविन और यंगसन राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रमुख तकनीक मानते हैं। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि जैकब वाइनर, डब्ल्यू ए लेविस, बेंजामिन हिगिंस तथा एच लिवेंस्टीन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक मानते हैं। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जब क्या होता है, प्रति कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति इनकम और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है दीर्घकाल के लिए, तो आप मान सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। क्योंकि आर्थिक विकास की परिभाषा इसलिए जटिल है क्योंकि आर्थिक विकास का मापदंड क्या होगा यही नहीं सेट हो पाता है। आर्थिक विकास कभी तीव्र होता है, कभी धीमे होता है। इस वजह से जो भी चीजें हमेशा बदलने वाली होती है उनकी परिभाषा देना थोड़ा सा कठिन कठिन काम हो जाता है विद्वानों के लिए, ठीक है। चलिए
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आर्थिक विकास के मूल तत्व क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आर्थिक विकास के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। निम्न माने होता है नीचे, लिखित माने लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला आर्थिक विकास और आर्थिक विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। एक बैग नहीं हो जाती कि अचानक से हो जाए, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया है, सस्टेनेबल एक प्रोसेस होती है। सतत सतत प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले उन निरंतर परिवर्तनों से कंटिन्यूअसली जो है परिवर्तन से होता है, जो समय समय पर होते रहते हैं। ये परिवर्तन आर्थिक विकास की वजह से तथा परिणाम मतलब कि कारण और परिणाम दोनों ही हो सकते हैं। इन परिवर्तनों से ही आर्थिक विकास की गति निर्धारित होती है। दूसरी बात, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये एक प्रकार से मूल तत्व है आर्थिक विकास के। आर्थिक विकास में क्या होता है, सबसे पहली बात, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया, हमेशा बदलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। दूसरी बात, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना है। यानी कि अगर मान लेते हैं आज एक व्यक्ति पर देश में मान लेते 10 लोग रह रहे हैं और देश एक प्रकार से 10 लोग रह रहे हैं और देश की इनकम मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए एक साल में कमाया जा रहा है, तो 100 रुपए ये राष्ट्रीय आय हो जाएगी। ठीक है, 100 रुपए राष्ट्रीय आय है। ठीक है, और ये प्रति कैपिटा यानी कि एक व्यक्ति जो है 10 व्यक्ति रह रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना कमाएगा, एक व्यक्ति मान लेते हैं वो 10 रुपए कमाएगा। ठीक है, 10 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 100 से भाग 10 निकल आएगा आपका। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी, 10। अब इसमें क्या हो, राष्ट्रीय मतलब की इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, ये 100 रुपए राष्ट्रीय आय जो थी, राष्ट्रीय आय जो थी ये बढ़कर के कितनी हो जाए, मान लेते 200 हो जाए लास्ट में एकदम से। और ये जब 200 हो जाएगी और 10 ही लोग रह रहे हैं तो आपकी जो एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय होगी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 10 से भाग दे देंगे, जीरो जीरो काट देंगे, एक भी 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 20। यानी कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति इनकम में भी वृद्धि हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका वास्तविक आय में वृद्धि यही होती है। ठीक है, तो ये भी आर्थिक विकास को दिखाती है। इसलिए आर्थिक विकास का अध्ययन कुल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में न करके शुद्ध राष्ट्रीय आय के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक अच्छा मापक है। इसलिए किसी देश का आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निरंतर बढ़ता रहे। जब वस्तुएं और सेवाएं बढ़ेंगी तो उन्हीं के मूल्य को, चूंकि एक प्रकार से हम आर्थिक मतलब कि वो राष्ट्रीय आय निकालते हैं उन्हीं से, तो चूंकि वो भी हो जाता है। आर्थिक विकास का अभिप्राय दीर्घकालीन वृद्धि, यानी लगातार एक बैग वृद्धि नहीं, लंबे समय तक वृद्धि होती जाए, उसी को विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास का संबंध सदैव दीर्घकाल से होता है, लंबे समय के लिए। अल्पकाल में अथवा आकस्मिक रूप से होने वाली वृद्धियों को आर्थिक विकास नहीं कहते, उसको बस केवल ग्रोथ कह सकते हैं, थोड़ा अल्पकालिक ग्रोथ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में असमानता दूर करने के क्या उपाय हैं, बताइए। देखिए उत्तर लिखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलन है। कृषि उद्योग में लगभग 60%, जबकि शेष 40% अन्य विभिन्न उद्योगों में लगे हुए हैं। इस असंतुलन और असमानता को दूर कर हम विकास के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। असमानता दूर करने के कई सारे उपाय होते हैं, जैसे कि अगर हम असमानता को दूर नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही असमानता दूर करने की, भाई जो व्यक्ति कृषि उद्योग में लगे हैं वो कुछ और उद्योग में भी लगे, ताकि जो है वो भी आगे बढ़ सके। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी पड़ेगी हमको, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, निःशुल्क तकनीकी शिक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि फ्री में टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहिए लोगों को। सामाजिक भेदभाव की समाप्ति करनी चाहिए, बेरोजगारी की समाप्ति करना चाहिए, पूंजी की कम ब्याज पर उपलब्धता, यानी कि कम ब्याज पर बैंक वगैरह पूंजी दें लोगों को, ताकि लोग जो है पैसा लेकर के उसका सफल प्रयोग कर सके। ये सब चीजें हमको करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, कृषि समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। भारत की बात हो रही है। देखिए, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार ने कृषि की समस्याओं के समाधान और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। यहाँ उनकी चर्चा हम संक्षेप में करेंगे उत्तर के हिसाब से। देखिए, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन से लघु उत्तरीय का आ सकता है। पहली बात, क्या राष्ट्रीय बीज निगम और फार्मों की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने उन्नत बीजों को अध्ययन कराने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य बड़े बड़े फार्मों की स्थापना की, जहां पर बीज चेक होते हैं। जिन बीजों का उत्पादन ज्यादा होता है उन्हीं को एक प्रकार से किसानों को भेजा जाता है। ये अच्छे बीज उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो इससे भी हम कृषि को बढ़ा सकते हैं, फिर हम अपने यहाँ की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु लघु, मध्यम और बड़ी नदी घाटी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इसमें भाखड़ा नागल बांध जैसी योजनाएं भी शामिल हैं, जहां से नहरें निकाल करके किसानों की खेतों की सिंचाई के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य इकाइयों की स्थापना की गई है। विभिन्न स्थानों पर रासायनिक खाद बनाने के कारखाने भारतीय खाद्य निगम यानी फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य संस्थाओं के द्वारा खाद वगैरह बनाई जा रही हैं, जैसे डायमोनियम सल्फेट, यूरिया वगैरह, ताकि खेतों में डाल करके इनसे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा चकबंदी, चकबंदी माने क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका खेत एक एक कट्टा यहाँ पर खेत है, इतना 10 बीघा यहाँ पर है, जो है 2 बिस्सा यहाँ पर है, 10 बिस्सा इधर पड़ा हुआ है, यानी आपका खेत बिखरा हुआ है। इसको क्या कर दे, सारे चक आपके उठा करके एक जगह ला करके इसे डाल दे, इसी को चकबंदी कहते हैं, ताकि आपका एक ही जगह खेत हो जाएगा, तो उस पर आप बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चकबंदी में क्या होता है, उड़ान चक वगैरह आप देखते हैं, किसी का चक थोड़ा सा उधर निकल जाता है, किसी का इधर निकल जाता है, तो चकबंदी इसीलिए होती है। चकबंदी की वजह से बड़ा मारपीट भी होती है गाँव वगैरह में। ठीक है, चकबंदी में जो बुद्धिमान होते हैं अपना चक को इधर उधर करवा लेते हैं, किसी का चक उधर फेंकवा दिया, ये सब चीजें होती है। 1.2 हेक्टेयर करोड़ भूमि में चकबंदी की जा चुकी है। पांचवी बात, फसलों को कीटाणुओं और रोगों से बचाना। देखिए, फसल को कीटाणुओं और रोगों से बचाने हेतु केंद्रीय सरकार ने कृषि मंत्रालय से अलग एक सेल स्थापित किया है। इसके द्वारा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से कीटनाशक या रोगनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, कभी कभी बड़े जोतों पर, बड़े खेतों में। ठीक है, और वैसे भी अब तो डिब्बे में चलने लगी कीटनाशक प्रयुक्त दवाएं लेकर के मारते हैं। आजकल जो हम सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें आप देखते हैं कीटनाशक दवाएं पड़ी रहती हैं, इसलिए धुल करके कोई भी फल खरीदे, धुल करके सब्जी खरीदे, धुल करके खाए, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगी पूरी जीवन। ठीक है, कृषि आयोग की स्थापना। कृषि मूल्यों में अस्थायित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना करी गई है। ठीक है, यह आयोग समय समय पर सरकार को सुझाव देता है। साथ ही बात है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कृषकों को कृषि की नवीन टेक्नोलॉजी को समझाने और उनको कार्य में लगाने हेतु ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो जैसे तमाम प्रकार के यंत्र जो नए नए चल रहे हैं उनके बारे में उनको बताया जाए, ताकि वो उन यंत्रों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। इसके अलावा ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं में विस्तार किया जाए। ग्राम साख सुविधाओं में वृद्धि हेतु बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खोली गई हैं। विभिन्न बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ग्रामीण साख सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। तमाम चीजें आप देखते, केसीसी जैसे कि मतलब खेतों पर लोन भी दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, किसमें, कृषि समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के द्वारा ये सारे प्रयास कर सकते हैं, जिससे सरकार अगर करेगी तो कृषि की समस्याएं दूर हो जाएंगी और भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, वो कृषि के माध्यम से बहुत कुछ आगे बढ़ पाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न कृषि उत्पादकता का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताएं। देखिए, कृषि की निम्न उत्पादकता को हमारे आर्थिक विकास पर बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ रहा है। यह कहना अनुचित ना होगा कि हमारे आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रथ जो है निम्न उत्पादकता के दलदल में फंस चुका है। ठीक है, यानी उत्पादकता जो है निम्न है हमारी, इस वजह से उसी दलदल में हमारा रथ फंस चुका है। अब कभी भी अर्जुन जो है वो बाण चला करके प्राण ले सकता है कर्ण का। कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अर्जुन ने मार दिया था जब कर्ण का रथ फंस चुका था, तो ऐसे ही भारत की स्थिति बनी हुई है। निम्न उत्पादकता के कारण ही 26% से अधिक जनसंख्या आज भी दरिद्रता रेखा से नीचे है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है। उसे भर पेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिलता। देश में रुई और जूट जैसे कच्चे माल का भी कमी आपको दिखाई पड़ती है। दूध, फल, सब्जी आदि का उत्पादन हमारी आवश्यकता से कहीं कम है। मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं। विदेशी विनिमय पर भी व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की स्थिति निरंतर जटिल होती जा रही है। वस्तुतः देश के मतलब अल्प आर्थिक विकास के लिए कृषि की निम्न उत्पादकता एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है, क्योंकि निम्न उत्पादकता ही आप देखते हैं क्या है, जो आज बेरोजगारी फैली है, अर्ध बेरोजगारी है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी उत्पादकता निम्न है। यही कारण है कि नियोजित विकास में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और अब तो देखते जो है भाजपा सरकार की वजह से, भाजपा सरकार आई तो उसने क्या कर दिया, जो ये होता है गल्ला मिलता है ना, इसे गेहूं चावल मिलता है, तो अब तो महीने में, पहले एक बार मिलता था, महीने में 3 बार मिलेगा। अब सोचिए, महीने में 3 बार मिलेगा तो व्यक्ति एक प्रकार से खेतों में, अच्छा मेरे हिसाब से ये चीजें जैसे जो है, मतलब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि सरकारों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी बुरा लग सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। तो गल्ला अब 3 महीने में 3 बार बटेगा। ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी हुई है, आज मेरे सबके घर पे मिलता है भाई। देखो, गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, धनी से धनी लोग भी गल्ला पाते हैं, सबको मिल रहा है गल्ला। ठीक है, कोटेदार अपना, जब तक अंगूठा तुम्हारा नहीं लगेगा तब तक गल्ला निकलेगा नहीं।
पहले कोटेदार खुद ही खा लेते थे, अब कुछ नहीं, क्या कोटेदार भी नहीं पाते हैं। जब तक अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बहुत बेस्ट कर दी गई ताकि जो है जनता तक पहुंचे चीजें। उदारीकरण से क्या आशय है, स्पष्ट करें। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश के शासन यंत्र के द्वारा देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय रोड़ों को कम किया जाता है। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, उद्योग, व्यापार, संचार, परिवहन, आयात निर्यात आदि पर अनावश्यक नियंत्रण, परीक्षण, निरीक्षण, लाइसेंस, कोटा, परमिट आदि के माध्यम से के जरिए प्रतिबंध को समाप्त कर आर्थिक नीतियों को संशोधन यानी कि उसको बदलने पर कर व्यवहारिक उदार बना दिया गया है। सैद्धांतिक रूप से उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, ताकि इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप और नियंत्रण ना रह सके। उदारीकरण यही होता ताकि किसी प्रकार का कोई सिद्धांत या एक प्रकार से कोई चीजें आकर के टकराए ना। उदारीकरण से क्या होता है कि स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के कोई भी व्यापार कोई व्यक्ति कर सकता है अच्छे तरीके से, उसको किसी भी बात का डर या भय नहीं रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण का अर्थ होता है देश में उत्पादन, उपभोग, पूंजी निर्माण, पूंजी निवेश और अन्य आर्थिक क्रियाओं को अनावश्यक हतोत्साहित करने वाले जो नियम कानून थे, जो बिना मतलब के जाकर के कुछ करते थे, बिना मतलब के डांटते फटकारते थे, बिना मतलब के उनकी दुकान को बंद करवा दे, सब चीजें कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्था को या तो समाप्त करना या सुधार कर देना उनमें, ताकि ऐसा उदार या अनुकूल वातावरण निर्मित कर दी जाए ताकि देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादक, उपभोग, रोजगार, विनिमय, विनियोग, ये सब सतत में मतलब इन सभी में वृद्धि और लगातार वृद्धि होती जाए। ठीक है, कोई डरे ना, कोई उद्यमी ना डर करके बैठा रहे, वो खुल करके मुक्त होकर व्यापार कर सके अच्छे तरीके से, एकदम जो है डंकी की चोट पर बैठ करके व्यापार करे। उदारीकरण यही होता ताकि सरकार एकदम से उसमें एक मतलब एक उदार रवैया अपनाए सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर। अगला क्वेश्चन से जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो। प्रश्न, घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों में क्या प्रयास किए गए हैं। पहली बात, घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में कई प्रयास किए गए हैं। देखिए, पहली बात तो कर ढांचे में बुनियादी सुधार कर कर कानूनों को सरल बनाया गया है। दूसरी बात, व्यक्तिगत और निगम आयकरों की दरों को न्यूनतम 20% और अधिकतम 40% तक घटाया जा सकता है। दूसरी बात, नई उद्योग नीति को उदार बना करके व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। इनमें लगभग 15 प्रमुख उद्योगों को छोड़ करके अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। एकाधिकरण और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के संशोधनों के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई है तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विदेशी पूंजी को बढ़ा करके 51% तक कर दिया गया है। तीसरी बात, मोटर, कार, फ्रिज आदि व्हाइट गुड्स उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। पूंजीगत वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क को पूंजी युक्त बनाया गया है तथा पूंजी लागतों को कम करने हेतु आयात शुल्कों में कटौती की गई है। ये सारे एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्रों के जो औद्योगिक क्षेत्र है घरेलू में, उनमें एक प्रकार से सब प्रयास किए गए ताकि वो सब आगे बढ़ सके। आंतरिक पूंजी बाजार में विदेशी निवेश के स्तर में वृद्धि के लिए विदेशी संस्थागत निवेशों के लिए अल्पकालीन लाभों पर रियायती दर से कर की योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक पिछड़े राज्यों में नए उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादन के लिए 5 वर्ष तक की छूट प्रदान कर दी गई, बिजली उत्पादन के लिए, तमाम सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा वैदेशिक क्षेत्र में उदारीकरण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं। पहली बात, वैदेशिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति के लिए कई सारे कदम उठाए गए, जैसे कि भुगतान संतुलन समस्या के समाधान हेतु उपाय किए गए। जुलाई 1991 के रुपए अवमूल्यन के बाद 1992-93 के बजट के बाद उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, जिसको LERMS कहते हैं, लागू किया गया। इसके अंतर्गत निर्यात करने वालों को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, बेच करके भारतीय माल को बेच करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, उसका 60% वह खुले बाजार में निर्धारित विनिमय दर और अधिकृत विदेशी मुद्रा जो है डीलरों को बेच सकते हैं। शेष 4% का रिजर्व बैंक के द्वारा तय दरों पर करना अनिवार्य था। ये सारी बातें रखी गई हैं। इसी के परिणामों को प्रोत्साहित होकर के 1993-94 के व्यापार खाते में तथा 1994-95 के चालू खाते में रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। इस परिवर्तनीयता का मतलब है कि इस तरह देश की मुद्रा को मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं को मूल रूप से देशी मुद्रा में परिवर्तन कर दिया गया है तथा मुद्रा के बाहरी और मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के शक्तियों के द्वारा निर्धारित होने की मुक्त कर दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे यूट्यूब का पैसा कैसे आता है, यूट्यूब पर पैसा डॉलर में आता है, तो डॉलर जो आएगा
पहले होता तो भाई चेंज करवाना पड़ता जा करके, लेकिन अब क्या है, बैंकों में आता है, बैंक अपने हिसाब से उसको चेंज करती है, और चेंज करवाई जो पैसा वैसा लगता है उसका जो कर लगता है जो चेंज करती है, उसका आपका $1 2 डॉलर काट लेती है, ठीक है, बाकी पैसा आपको भेज देती है। ऐसे यूट्यूब में होता है कि $1 2 काट लेती है, मतलब कि 150 200 रुपए कट जाता है, उसके अंदर पैसे आ जाते हैं, और भी कुछ चार्जर लगते हैं, इधर उधर से चार्ज लग करके कट पिट करके सब कुछ आता है। अब वहां से डॉलर में चलता है पैसा, यहाँ पर वो आकर किस में बनता है, वो यहाँ पर रुपए में बनता है। $1 लगभग में 85-86 रुपए के बराबर होता है। अब आप सोचो, अगर $1000 मेरा बन जाए तो आप समझो 86,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि भाई जो है व्यूज के ऊपर होता है, व्यूज अगर अच्छे जाएंगे, देखिए 1 लाख अगर 60 पर व्यूज जाते हैं तो आप मान कर चलो कितना पैसा आपको मिलता है। 1 लाख व्यूज शॉर्ट वीडियोस पर अगर जाएंगे तो आप मान कर चलो कितना रुपए आपका मिलेगा, $1 बनेगा, ठीक है। अगर 1000 जाएगा, 1000 व्यूज जाएगा तो लगभग में 0.41 मिलता है हम लोगों को, ठीक है, 1000 व्यूज पे, यानी लगभग 40-45 रुपए या और कम, ठीक है। आगे देखिए, आयात लाइसेंस प्रणाली का उदारीकरण। देखिए, सरकार ने 1990 के दशक में अपनाए जा रहे उदारीकरण के अंतर्गत आयात लाइसेंस व्यवस्था को और उदार बना दिया, एकदम से सरल बना दिया है। खुले समान लाइसेंस के अंतर्गत अधिकांश वस्तुओं के आयात के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। तीसरी बात, निर्यात संवर्धन पूंजीगत समान योजना। यह योजना निर्यातों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शुरू की गई है। इसके अंतर्गत निर्यातों को रियायती आयात शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अग्रिम लाइसेंस प्रणाली, भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए इस प्रणाली के अंतर्गत निर्दिष्ट निर्यातों के मूल्यों का एक निश्चित प्रतिशत तक कच्चे माल का संगठनों को कर मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है। तो तमाम सारी चीजें हैं जो कि क्या करती हैं, सारी चीजें जो है ये वैदेशिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति जो है इसके प्रभावी कार्यान्वयन इस तरीके से किए गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, क्या आप गांव में रह रहे हैं? यदि आपको ग्राम पंचायतों को सलाह देने के लिए कहा जाए तो आप गांव की उन्नति के लिए किस प्रकार के क्रियाकलाप का सुझाव देंगे गांव में, जिससे रोजगार सृजन हो या रोजगार बढ़े? देखिए, मैं निम्नलिखित क्रियाकलापों का सुझाव दूंगा या दूंगी, ऐसे आप लिख सकते हैं पेपर में, ये जब पूछा जाए तो, ठीक है। क्या लिखेंगे? पहली बात तो नहरों और नलकूपों का निर्माण ताकि सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो सके। दूसरी बात, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण ताकि जो है स्कूल में बच्चे पढ़ सके और फ्री में पढ़ाई होगी, फ्री में दवाई। स्कूल और अस्पताल और वो भी बना हुआ है, देखते हैं हर एक प्रखंड में एक क्या होता है, हर एक प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर एक हॉस्पिटल होता है, जिस पे ₹1 की पर्ची कटवाओ और अपने जाकर के बताओ, एमबीबीएस डॉक्टर आपका देखेगा। स्कूल प्राइमरी पाठशाला बने हैं, बढ़िया टीटी जो है टीएट और सीटेट की परीक्षा देकर के व्यक्ति आते पढ़ाते हैं उसमें। सड़कों, भंडार गृहों और अन्य का निर्माण किया जाए, ठीक है। कृषि आधारित उद्योगों को विकसित किया जाए। छोटे पैमाने पर उद्योग जैसे टोकरी बुनाई, अचार बनाना, कढ़ाई आदि को विकसित किया जाए। ये तमाम सारी चीजें हम बता सकते हैं कि भाई गांव में इसी तरीके से विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अनियमित दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें अनुबंध या दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता है तथा जिनके काम की कोई नियमितता नहीं होती, उन्हें अनियमित दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। यानी कि एक दिन का काम किए, दिहाड़ी लिए अपना निकल गए, जैसे कि आजकल के गांव वगैरह में चलते होंगे। जैसे कि घर बनाने वाले जो मिस्त्री आते हैं, लेबर आते हैं, तो उनका 300 रुपया 600 रुपये से दिहाड़ी चलता है। लेबर का 300 रुपया ऐसे चलता है, पहले 200 रुपये चलता था, अब 300 हो गया होगा, 350 हो गया होगा। और जो मिस्त्री होते हैं 400 500 600 700 800 तक जितना आप सेट कर लेते हो, जितना हिसाब से लेते हैं, जैसे मिस्त्री होते हैं उस हिसाब से उनको दिहाड़ी मिलती है। यानी एक दिन काम किए तो उनको 600 रुपये आपको शाम को जाने लगे दे दीजिए, तो वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उसी को अनियमित दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, आपको यह कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है? देखिए, यह जानने के लिए कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है, हमें निम्न तथ्यों पर ध्यान देना होगा, निम्न बातों पर। पहली बात, जिस प्रतिष्ठान में व्यक्ति कार्य कर रहा है वह यहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या यदि 10 या उससे अधिक है तो व्यक्ति औपचारिक क्षेत्र में नियोजित है। यानी कि अगर 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में कहीं पर, तो वो औपचारिक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर 10 से कम व्यक्ति काम कर रहा है तो वो एक प्रकार से मान लीजिए कि गैर औपचारिक यानी कि अनौपचारिक है। दूसरी बात, लिखित अनुबंध, यदि एक व्यक्ति को अपने नियोक्ता के साथ लिखित अनुबंध है तो वह औपचारिक क्षेत्र कार्यरत है, अन्यथा वह अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। अगर लिखित साक्ष्य है तो मतलब औपचारिक है, नहीं है तो अनौपचारिक है। तीसरी बात, उसे अतिरिक्त लाभ मिल रहे हैं या नहीं। यदि एक व्यक्ति को तनख्वाह के अतिरिक्त अन्य लाभ, पेंशन, बोनस या पीएफ यानी कि और सब, इसके अलावा सवेतन, छुट्टी,
भविष्य निधि, मातृत्व लाभ, ये सब मिल रहा है तो औपचारिक क्षेत्र है वो, ठीक है, एकदम से कानूनी व्यवस्थित क्षेत्र है। जबकि अगर ये सब नहीं मिल रहा तो आप जान लीजिए वो औपचारिक में है, ठीक है, मतलब अनौपचारिक में है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में औद्योगिक संघर्षों के क्या कारण है? देखिए, भारत में औद्योगिक संघर्ष के कई कारण है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक संघर्षों के कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्थिक कारण और दूसरा है गैर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है, इसको समझते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए, मजदूरी में वृद्धि की मांग पहली। भारत में मूल्य स्तर ऊंचा होता जा रहा है तथा पूंजीपतियों का लाभ बढ़ता जा रहा है, परंतु श्रमिकों की मजदूरी मूल्यों की अपेक्षा कम बढ़ती है। अतः वे अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को मनवाने के लिए हड़ताल का सहारा लेते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात है महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग हो रही है, ठीक है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग हो रही है, तो भारत में औद्योगिक संघर्ष इसीलिए चल रहा है, उद्योगों में मजदूरों उनके बीच में, क्योंकि महंगाई भत्ते की वृद्धि की मांग भी हो रही है। विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की वजह से वस्तुओं के मूल्य ऊंचे होते जा रहे हैं, परंतु मजदूरी मूल्य में से पिछड़ रही है। इसलिए श्रमिक महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग लगातार औद्योगिक करते रहते उद्योग के मालिकों से, इस वजह से संघर्ष होते रहते हैं। तीसरी बात है बोनस की मांग करते हैं मजदूर। जब उद्योगपति को ज्यादा लाभ हो जाता है, यानी कि कंपनी को ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि मजदूरों की वजह से ही लाभ होता है, तो अगर ज्यादा लाभ हो तो श्रमिकों को उचित मात्रा में बोनस नहीं दे अगर, ठीक है, तो इस धन का उपयोग अपने हितों में अगर करने लगते हैं तो श्रमिक बोनस प्राप्त करने के लिए औद्योगिक संघर्ष शुरू कर देते हैं, हड़ताल शुरू कर देते हैं कि भाई अगर आपने पैसा हमारे वजह से कमाया है ठीक ठाक, तो आप हमारे हमारे लिए भी कुछ कीजिए ना, नहीं तो अगले साल से फिर हम काम करना जो है कम कर देंगे। चौथी बात, अन्य आर्थिक सुविधाओं की मांग। काम करने की दशाओं में सुधार करने की मांग, या फिर ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, दुर्घटना आदि के संबंध में औद्योगिक संघर्ष हो जाते हैं कभी कभी। ये सब मिल मजदूर और मिल के मालिक के बीच के संघर्ष होते हैं, जो कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो करते हैं। ये हो गया आर्थिक होती। दूसरा होता है गैर आर्थिक कारण, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए, अनुचित श्रमिक नीतियां कभी कभी। देखिए, मजदूरों की छटनी कभी कभी कर दी जाती है, तो कुछ मजदूरों को निकाल दिया तो फिर वो लोग धरने पर बैठ जाते हैं। श्रम संघों को मान्यता न देना, अनुशासन संहिता में दी गई व्यवस्थाओं का पालन न करना, दोषपूर्ण भर्ती पद्धति होना, भर्ती यानी कि जिसका मन हो रहा है, जिसको आप एडमिशन दे रहे हैं, मतलब जिसको मन हो रहा है नौकरी दे रहे हैं, जिसको मन हो रहा है हटा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। यही सब संघर्ष का कारण बनते हैं। इस संबंध बनाई गई नीतियां दोषपूर्ण होने पर भी अगर संबंध में आप दो मतलब कि इस औद्योगिक नीति अगर ठीक ठाक नहीं बनाएंगे कंपनी चलाने के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, राजनीतिक कारण। देखिए, भारतीय श्रम संघों के नेता राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं। ये लोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को भड़का देते हैं, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक संघर्ष जो होता है वो शुरू हो जाता है। तो श्रमिक संघ का नेता जो होता है वो जानबूझकर कभी कभी जो है मजदूरों को भड़का देता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, दिक्कत हो सकती है या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, कार्य के घंटे और अवकाश की मांग। कभी कभी कार्य के घंटे और छुट्टी की मांग को लेकर के भी औद्योगिक संघर्ष होते हैं। भाई कार्य बहुत ज्यादा ले रहे हो और पैसा उतना कम दे रहे हो, तो भाई काम कम कर दो। काम जैसे 8 घंटे का था तो 6 घंटे ही काम करवाइए, या छुट्टी गुट्टी कभी कभी मांगते हो तो नहीं मिलती, तो फिर उससे संघर्ष होता है। अन्य कारण, अधिकारियों के द्वारा श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार, नेताओं में पारस्परिक मतभेद और विरोध, पुलिस अत्याचार, अन्य श्रमिक आंदोलनों का समर्थन आदि ऐसे अन्य कारण है जो औद्योगिक संघर्षों के लिए उत्तरदायी होते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, श्रम संघ से आशय और इसके उद्देश्य क्या है? श्रम संघ का आशय बताएं। देखिए, श्रम संघ श्रमिकों को ऐसा संगठन है जो उद्योगपतियों के शोषण से बचने तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से संगठित किया जाता है। श्रम संघ की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी के शब्दों में अगर देखें तो कहते हैं श्रम संघ को लेकर के कि श्रम संघ श्रमिकों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। सिडनी और बैट्रिक वेब कहते हैं कि श्रम संघ जो है वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने वाले श्रमिकों के उनके कार्यों की या कार्य करने की दशाएं बिगड़ने ना देने के लिए तथा उनमें सुधार करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी संगठन होता है, जो इनकी एक प्रकार से किसी भी जो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती, समस्या होती है मजदूरों में, तो उसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसी के निवारण के लिए ये संगठन काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है या इसका पीडीएफ प्राप्त करना, तो पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ। जैसे आपके और भी सब्जेक्ट हैं तो आप जुड़ सकते हैं, 91 61 93 60 62 पर SMS कीजिएगा। इन सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम,
अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देना है। मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका भी और पेपर 2 का भी। पेपर 2 में कृषि अर्थव्यवस्था में पढ़ाता हूँ तो वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर भेजेंगे उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। आपका 2 सब्जेक्ट के दोनों पेपर की तैयारी और प्लस में आपका को करिकुलर यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी की तैयारी आपकी मात्र और मात्र कितने रुपए में, 100 रुपए में हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। केवल इकोनॉमिक्स का मतलब कि वैसे तो आपका वीडियोस फ्री में है, इसका पीडीएफ जो जैसे ये क्लास हो रही है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में, मतलब की पीडीएफ इसकी मिल जाएगी फीस में। तो अगर केवल एक सब्जेक्ट का आपको लेना है तो 50 रुपए, लेकिन तीनों का सब्जेक्ट का आपका 100 रुपए फीस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक नियोजन की परिभाषा लिखिए, फटाफट से लिखने का प्रयास करेंगे। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं भैया? आर्थिक नियोजन क्या होता है? देखिए, आर्थिक नियोजन के अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र के संबंध में सभी विद्वान एकमत बिल्कुल भी नहीं है, अतः इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना एक कठिन काम हो जाता है। आर्थिक नियोजन की प्रमुख विद्वानों के द्वारा कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं। उन विद्वानों की परिभाषाओं को हम एक एक करके देखने का प्रयास करें। ठीक है, क्लियर? तो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं हम। प्रोफेसर हैरिस पहले विद्वान हैं जो कहते हैं। प्रोफेसर हैरिस क्या कहते हैं बाबू? प्रोफेसर हैरिस क्या कहते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, प्रोफेसर हैरिस। देखिए, प्रोफेसर हैरिस कहते हैं कि नियोजन से, नियोजन माने प्लान या आयोजन जिसको कह सकते हैं, आय और मूल्य के संदर्भ में नियोजन अधिकारी के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए साधनों का आवंटन मात्र होता है नियोजन। प्रोफेसर एल लार्बिन कहते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था या नियोजन आर्थिक संगठन की एक ऐसी योजना होती है, एक ऐसा प्लान होता है जिसमें समस्त व्यक्तिगत और राज्य स्वतंत्र उद्योगों व उपक्रमों तथा औद्योगिक संस्थाओं को एक समन्वित और स्वीकृत या एकीकृत इकाई के रूप में संचालित किया जाता है, जिसका व्यवस्था उद्देश्य अवधि में उपलब्ध साधनों के माध्यम के द्वारा लोगों की आवश्यकताएं जो होती हैं उसको पूरा किया जाता है और उसके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो यही होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य बताएं। आर्थिक नियोजन के कई उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य पूर्ण रोजगार। नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात समस्त स्वस्थ एवं कार्य करने के इच्छुक जो व्यक्ति हैं, जो कार्य करने के लिए एक प्रकार से तैयार है, काम करना जानते हैं, स्वस्थ भी हैं, उनको एक प्रकार से रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये जरूरत होता है आर्थिक नियोजन का। दूसरा, आर्थिक समृद्धि करना। आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त करने में से अभिप्राय ये होता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में प्रत्येक वर्ष लक्षित दर के अनुसार वृद्धि हो। वास्तविक राष्ट्रीय आय दिए गए वर्ष की कीमतों पर अथवा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की औसत आय है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार के तथा पूरे समाज के उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए वास्तविक अर्थों में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय दोनों जो है बढ़नी चाहिए, क्योंकि आय क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। आय में वृद्धि लोगों और देश की क्रय शक्ति को बढ़ाती है। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए अधिक वस्तुएं और सेवाओं को खरीद सकेंगे। इसलिए एक प्रकार से योजना मतलब ये आपका जरूरी होता है आर्थिक नियोजन करना, ताकि सभी के पास उचित चीजें हों और सभी अच्छे तरीके चीजों को लाभ उठा सके। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, योजना आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही विभिन्न कारणों जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप देश की बिगड़ती हुई स्थिति, खाद्यान्न का अभाव आदि समस्याओं और कठिनाइयों को हल करने के लिए यह महसूस किया जाने लगा कि देश का विकास नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए और इसके लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था स्थापित की जानी चाहिए। 1948 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक कार्यक्रम समिति ने एक केंद्रीय योजना आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। जनवरी 1950 में शासक दल की कार्यकारिणी समिति ने इस सुझाव को तुरंत कार्यान्वित करने का प्रस्ताव पास किया। अतः 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की विधिवत स्थापना की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। योजना आयोग को ही 2014 में नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा उसके बाद से। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में बिचौलियों की एक बड़ी सेना थी, जैसे कि जमींदार, महालबाड़ी, रैयत आदि, जो वास्तविक किसान से किराया वसूल करते थे और उनका एक हिस्सा भू राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा कराते थे। वे किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे। यही एक प्रकार से कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार में इस दास्ता को खत्म करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है? ये पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए, उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये एक जिला एक उत्पाद योजना। इस योजना के तहत, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा, जो उस जिले की पहचान बनेगा, यानी हर एक जिले का एक अपना विशिष्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और वही एक प्रकार से उसके लिए मशहूर होगा वो। यह बिजनेस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME की श्रेणी में रखा जाया गया है। इस एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, MSME नीति क्या है, कब लागू की गई? 29 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी, इसको एक प्रकार से MSME कहते हैं, विभाग ने इस नीति को लागू किया 2022 में। एक सरकारी आदेश जारी किया। यह सितंबर 2027 तक लागू रहेगी। MSME के दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, MSME मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि राज्य में सूक्ष्म, लघु यानी छोटे और लघु और मध्यम उद्योगों में निवेश करने वाले उद्यमियों को 2 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन, यानी बिना किसी कोलेटरल के ऋण मिलेगा। पर बैंकों के द्वारा ली जाने वाली एक मुफ्त गारंटी शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। दूसरी बात, नए सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रति इकाई ऋण पर दे वार्षिक ब्याज का 50%, अधिकतम 25 लाख 5 वर्ष तक दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें बताई गई, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना क्या है? युवा स्वरोजगार योजना। देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC यूपी राज्य केंद्र एप्लीकेशन को समन्वित करने, हटाने और निरंतर जांच के लिए एकल विंडो ढांचा प्रदान करने के लिए एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण के साथ एक ऑनलाइन इंटरफेस पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं की स्वतंत्र कार्य अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह पेशकश शुरू की है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय MSME और निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपसे आ सकता है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और स्वरोजगार प्रोत्साहित नीति 2017 क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 भारतीय, एशियाई और वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक गतिशीलता के आलोक में नए विकास करते हुए राज्य की प्राकृतिक शक्तियों का लाभ उठाने और इसकी अंतर्निहित अपर्याप्तताओं को हल करने का प्रयास करेगी। योजना की सहायता से वर्तमान उद्योगों को स्थिर और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ में नए विदेशी और घरेलू उद्योगों या औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जाएगा और साकार किया जाएगा, उनके सपनों को अन्य आगे बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को, व्यापारियों को, ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, निजीकरण का क्या अर्थ? निजी मतलब प्राइवेटीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण उदारीकरण का ही एक रूप है। स्वतंत्रता के बाद समाजवादी विचारधारा की वजह से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक सापेक्षिक महत्व दिया, यानी हर एक चीज सरकार करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से कालांतर में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां संचालन निराशाजनक रहा है, क्योंकि सरकारी काम उतना अच्छा तरीके से नहीं होता है और देश में इन्हें सफेद हाथी कहा जाने लगा, क्योंकि सफेद हाथी जिस तरीके मस्त मौला है, ऐसे सरकारी काम बहुत धीरे होता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है। आदत सरकारी स्कूलों में उतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी प्राइवेट में होती है, ठीक है, या ऐसे सरकारी चीजें उतनी हमेशा ढील ढाल चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें एकदम से होने लगी थी। इस वजह से सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में भी चीजों को दिया गया, ठीक है। अधिकांश इकाइयां भारी घाटे में आ गई। देश के बजटीय संसाधनों पर जिनने
जिनसे इन घाटों की सच्ची क्षतिपूर्ति की जाती रही है। भारी बोझ आ गया। अतः 1991 से देश में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण से के साथ साथ निजीकरण को भी नीति के एक पूरक नीति के रूप में शामिल कर लेगा, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर भी बनाते जाएंगे। आप देखते हैं लोगों ने मतलब कहा कि मोदी जी ने ये बेच दिया वो बेच दिया, तो बेचे नहीं थे उसको, वो प्राइवेटीकरण हो गया, यानी कि वो जो प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया। जैसे कि आप देखते हैं बीएसएनएल फोन है, बीएसएनएल सरकारी सिम है। अब वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, या जो है और भी आपका हो गया जियो हो गया, ये सब क्या है, सब प्राइवेट है। तो प्राइवेट सेक्टर भी है, सरकारी सेक्टर भी, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजीकरण की विशेषताएं बताएं। देखिए पहली विशेषता, निजीकरण निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के समान ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करके निजी क्षेत्र को संपूर्ण पूरक क्षेत्र बनाया गया है। दूसरी बात, अक्षम और असफल सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और प्रतियोगी लाभदायक, सक्षम और कुशल बनाने हेतु इन क्षेत्रों में निजी उद्यमियों या प्रबंध की भागीदारी या प्रतियोगिता स्थापित की जाएगी। ऐसे क्षेत्र जो घाटे में चल रहे थे उनको एक प्रकार से निजी क्षेत्रों में दे दिया गया उनको, ठीक है। ऐसे पहले सड़क बनाने का काम किसके पास होता था? सरकार बनाती थी सड़क। तो क्या नाम है इनका, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी से पहले जी कौन प्रधानमंत्री थे भाई? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो जो पूंजीपति जिनके पास पैसा है उनको टेंडर दे दो कि भाई आप जो सड़क बनाओ, बड़े बड़े सड़कें वो बनाते हैं, राजमार्ग वगैरह बनाओ, आप सड़क बनाओ। तो बड़े बड़े कंपनी वाले जो है जिनके पास पैसा खूब ज्यादा, उन्होंने सड़क बनाने का ठेका ले लिया। अब उन्होंने सड़क बनाने का ठेका ले लिया। अब कहा कि भाई सड़क बनाओ आप, और उस पर आप टैक्स मतलब कि उस पर सड़क बना करके फिर जब आप उस पर टोल प्लाजा लगा देना, 5 साल आप टोल प्लाजा ग्रहण करो, जो भी पैसा मिले आप रखो, ठीक है, और सड़क बनाओ। अब कंपनी मान गई तो मान गई नहीं, 6 साल 5 साल 10 साल जिस पर जितने भी मान गई कंपनी, ठीक है, कि भाई इतने साल हम अपना टोल प्लाजा लेंगे। सरकार ने कहा भाई ठीक है। तो सरकार को इससे क्या होगा, सरकार को कोई मतलब नहीं रहेगा कम सड़क से, सड़क की गुणवत्ता की जांच सरकार करेगी, और 10 सालों तक जो है टोल प्लाजा का जो पैसा मिलता है वो कंपनी रखेगी, यानी जो प्राइवेट कंपनी है। मान लेते हैं अंबानी जी ने कोई सड़क बनवाई, तो अंबानी जी जो है 10 साल तक उसका पैसा रखेंगे, और उसके बाद में उस टोल प्लाजा का पैसा कौन लेगा? सरकार को मिलता रहेगा। यानी सरकार बिना कुछ करे ही बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर लेगी जनता से, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, यही चीजें होती हैं इसको करने से। तो ये नियम किसने इन्हें लागू किया था? मनमोहन जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। देश में निजी पूंजी निर्माण, निजी पूंजी निवेश, निजी बचत क्षमता आदि को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय हित के ऐसे क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश, भागीदारी, सहयोग को प्रोत्साहित और प्रेरित करना, ताकि देश का आर्थिक विकास सतत यानी लगातार चलता रहे, गतिशील रहे। निजीकरण की यही विशेषता, निजीकरण से काफी ज्यादा एक प्रकार से उन्नति भी हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? 1991 के आर्थिक सुधारों का एक दूरगामी लक्ष्य है उदारीकरण और निजीकरण, ठीक है। इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था का रूप देकर के विश्व अर्थव्यवस्था का और विश्व बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए। वास्तव में वैश्वीकरण का अर्थ होता है भारतीय उद्योग विदेशी बाजारों की महत्वपूर्ण भागीदारी बने, और विदेशों से विदेशी कंपनियां यहाँ पर भी काम करें, यहाँ की कंपनियां विदेशों में काम करें, विदेशों की किसी भी देश से हम व्यापार कर सके, अपने सामान को बेच सके, अपने उनके सामान को खरीद सके। इसी को बोला जाता है क्या? इसी को वैश्वीकरण बोल सकते हैं। विश्व को गांव की भांति समझना। विदेशी उद्योगों की वस्तुएं भारतीय बाजारों में बेरोक टोक आ सके और जा सके यहाँ से। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसे विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना ही होगा। कोई भी देश अब तक अकेले स्वयं के दम पर विकास नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसको सबसे जो है करना पड़ेगा, ठीक है, बातचीत करना पड़ेगा, सबके पास सामान खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। वैश्वीकरण की दिशा में क्या प्रावधान या प्रयास किए गए हैं? देखिए, विदेशी व्यापार में वस्तुओं और पूंजी के आयात के बहुत से प्रतिबंध समाप्त किए जा रहे हैं। दूसरी बात, चालू खाते में भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता भी इस दिशा में एक प्रयास है, यानी चालू खाते में ही आप देखते हैं डॉलर से पैसा, पैसा से डॉलर, मतलब कि जो भी किसी भी देश का रुपया आएगा तो पैसे बदल जाएगा, सब कुछ हो जाता है। तो वैश्वीकरण की दिशा में सारे प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा आप देखते हैं घरेलू उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी विकसित करने, इसके लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने या इस हेतु संयुक्त उपक्रम की अनुमति के साथ साथ कानूनी एवं अन्य रियायतें या सुविधा सहयोग देने की नीति अपनाई गई है। इससे घरेलू विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकेंगे। इसके अलावा भारत विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता को स्वीकार करके इसकी नई व्यवस्थाओं को स्वीकार कर विश्व व्यापार के लाभों का लाभ उठाएगा और जुड़ गया जाएगा। यानी कि विश्व व्यापार या वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा लाभ होता है देशों को। कोई भी देश बिना विश्व व्यापार में या विश्व बाजार में जाए से नहीं रह सकता।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति पर 2 बिंदु लिखिए। देखिए ऊर्जा नीति 2003 में आई थी उत्तर प्रदेश की। विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए 2003 में केंद्र द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिससे राज्य सरकारें उनका अनुसरण कर सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यद्यपि इस अधिनियम से पूर्व 1998 में ही निजी क्षेत्र के निवेश संबंधी निर्णय लिया जा चुका था। फिर भी प्रदेश में 2003 में नई ऊर्जा नीति की घोषणा की गई, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात करी गई कि भाई प्राइवेट सेक्टर आएंगे, ऊर्जा के काम में काम करेंगे, ताकि जो है विद्युत ऊर्जा हो या कई प्रकार की ऊर्जा। शहरी क्षेत्र में वितरण व कलेक्शन हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2009 में शुरू किया गया और 2 अप्रैल 2010 में सर्वप्रथम आगरा के विद्युत वितरण व कलेक्शन की जिम्मेदारी मुंबई की टोरंटो पावर कंपनी को दे दी गई। अभी अन्य शहरों में भी लागू किया जा चुका है टोरंटो के। ठीक है, इसमें ये विद्युत बनाती, बिजली उत्पादन करती है इससे। ठीक है, पहले सारा काम सरकारी सेक्टर करता था, प्राइवेट काम कर दिया बिजली वाला। राज्य में विद्युत की मांग प्रत्येक वर्ष लगभग 10% की दर से बढ़ रही है। मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण से कटौती की जाती है। यही सब चीजें और इसीलिए विद्युत उत्पादन के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। जल विद्युत उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो जल विद्युत निगम लिमिटेड 14 जनवरी 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आए। इस निगम के अंतर्गत वर्तमान में कुल 526.1 मेगावाट की अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता है, यानी कि बिजली जो जल से उत्पादन की जाती है वो, जिसमें 501 मेगावाट विद्युत का उत्पादन 4 बृहद केंद्रों में और शेष उत्पादन की कई लघु यानी छोटे छोटे केंद्रों में की जाती है। निगम के उत्पादन के केंद्र कई प्रकार, जैसे कि रिहंद जल विद्युत परियोजना बड़ी फेमस है, रिहंद। इस परियोजना में प्रदेश के सोनभद्र जिले की पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया एक बांध है। इसी बांध से विद्युत यानी कि बिजली बनाई जाती है। इसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयां लगाई गई हैं। ठीक है, दूसरा है ओबरा जल विद्युत केंद्र। रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में ओबरा सोनभद्र नामक एक स्थान, ओबरा पड़ता है सोनभद्र में, उसी स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है, जिसे ओबरा बांध कहते हैं। इस विद्युत गृह की उत्पादक क्षमता 99 मेगावाट है, यानी भी ठीक ठाक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो है बांध से जल विद्युत जो होता है, बांध की जैसे देखिए कैसे विद्युत बनता है वहां पर, जैसे जो नदियां बह करके आती हैं तो नदियों का जो बहाव होता है उसमें गति होती है, उसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की मशीन फिट कर दिया जाता है, तो उसको एक प्रकार से फिर वहीं से विद्युत बनाया जाता है। और भी तमाम मशीनें रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही मशीन फिट कर देगी बन जाएगा बिजली, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न विद्युत केंद्र संसाधन का सार्वजनिक क्षेत्र में वर्णन कीजिए। देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी नदी मतलब टिहरी एक बांध है उसी पर, भागीरथी गंगा और भीलांगना दोनों नदी के संगम पर, क्योंकि भागीरथी जिसको गंगा कहते हैं, भीलांगना नदी, दोनों एक दूसरे में जहां पर मिलती है उसी संगम पर टिहरी नाम का बांध जो है बना हुआ है, उत्तराखंड में पड़ता है, निर्माणाधीन उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की इस संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट 2006 में चालू हो चुका है। उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से का लगभग 406 मेगावाट बिजली मिल रही है उत्तर प्रदेश को, बाकी उत्तराखंड ले रहा है। मेजा ताप विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट की यह परियोजना इलाहाबाद के मेजा तहसील के कोहडार नामक स्थान पर भारत सरकार के एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त परियोजना के रूप में बनाई जा रही है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी आप देते हैं, एनटीपीसी का पेपर, तो एनटीपीसी वाले कर्मचारी सब उसी में वो सब परीक्षा करवाते करके लोगों को लेती है। घाटमपुर रमाबाई नगर में 1980 मेगावाट की राज्य सरकार व निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना, तमाम परियोजनाएं चल रही है जो विद्युत उत्पादन कर रही है देश में, भारत और प्रदेश में। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है या हमारे एक प्रकार से और भी चीजों को प्राप्त करना है, देखिए ये आपका पेपर है, सॉल्व करवा दिया है मैंने, कई विश्वविद्यालयों का पेपर जो है लगा हुआ है इसका। ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है जिसको मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन 2026 की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में जिनकी परीक्षा से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वगैरह की या एमजीपीआरयू की अगर नहीं हुई तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ऐसे ही प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और आपके घर में जितने भी
जो है मोबाइल फोन है सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चूंकि आपके लिए, चूंकि ये वीडियो मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई आप लोगों की डिमांड पर। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से व्यूज बढ़ाएं, ताकि जो है जब इसमें भी फायदा होगा तो लोग इस पर भी वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। और वैसे मैं फायदा नहीं देखता हूं, मैं आपकी रिक्वायरमेंट देखता हूं कि आपकी जरूरत क्या है, और उस जरूरत के हिसाब से मैं आता हूं और आपकी जरूरत पूरा करता हूं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और पेपर के बाद ही कमेंट करके बताएं कि हाँ गुरुजी सारे क्वेश्चन आए थे। धन्यवाद।